बार वापस से आप समझ लेते हैं। किसी भी नए अर्धचालक की जो चालकता होती है, उस चालकता का जो मान होता है वो होता है रो इज इक्वल टू रो की पावर रो 0 ई की पावर प्लस ई जी अपॉन के टी। जो चालकता है उस प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का मान होता है रो बराबर रो 0 ई की पावर ई जी अपॉन के टी। तो अगर हम यहाँ कि ताप के मान में अगर हम वृद्धि करें, टी के मान में वृद्धि करें, तो Eg अपॉन के टी का जो मान है वो बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि बढ़ेगा? बताइए मुझे। अगर मैं ताप के वृद्धि करूं तो ऐसी स्थिति में ताप के मान में वृद्धि करने पर जो ताप का जो मान है उसमें वृद्धि करें, तो ऐसी स्थिति में मुझे बताया कि Eg अपॉन के टी के मान में वृद्धि होगी या कमी होगी? कमी होगी सर। कमी होगी, डेफिनेटली कमी होगी। और अगर ताप के मान में वृद्धि करने पर Eg अपॉन के टी के मान में कमी आ रही है, तो जो E की पावर है उसके मान में भी कमी आएगी। और जैसे ही E की पावर के मान में कमी आएगी तो हम कहेंगे इस पूरी राशि के मान में भी कमी आ जाएगी। इस पूरी राशि के मान में कमी आने पर हम ये कह सकते हैं कि जो रो का मान है उसमें भी कमी आ जाएगी। यानी ताप बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की, ताप बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसके मान में कमी आ जाती है। अगर ताप बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ का मतलब ये हुआ, आप कम करने पर जो प्रतिरोधकता है उसमें अगर हम कम करेंगे तो ताप वृद्धि हो जाएगी, और ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता में कमी आ जाएगी। एक बात तो हमें पता चल गई, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों? जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि कर रहे हैं या ताप में कमी कर रहे हैं, तो जिस राशि है वो है Eg अपॉन के टी। और ये Eg अपॉन के टी कैसे दिया हुआ है? घात के रूप में दिया हुआ है। यानी कि जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कैसा होगा बच्चों? घात के रूप में होगा। और चूंकि ये चर राशि की घात है इसलिए परिवर्तन कैसा होगा? चर घातांकी परिवर्तन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में चर घातांकी रूप से कमी आ जाती है। क्योंकि चालकता सिग्मा का मान 1 अपॉन रो के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिएगा, ताप में वृद्धि करने पर जो प्रतिरोधकता है उसमें कमी हो रही है। ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता में कमी हो रही है। और कमी कैसी हो रही है? चर घातांकी रूप से कमी हो रही है। तो मुझे ये बताओ कि जो चालकता है उसके मान में क्या परिवर्तन होगा? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में कमी होगी तो चालकता के मान में क्या परिवर्तन होगा? बताइए। चालकता बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। चालकता क्या हो जाएगी बच्चों? दोबारा रिप्लाई करें। बढ़ेगी सर। चालकता बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ेगी? क्योंकि प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से कमी आ रही है, तो चालकता में भी चरघातांकी रूप से ही परिवर्तन होना चाहिए। यानी चालकता जो है वो चरघातांकी रूप से बढ़ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई चरघातांकी का मतलब क्या है, तो अपन इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास में दो संख्याएं हैं, एक तो है x की पावर 2, ठीक है, और एक है 2 की पावर x, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जब x का मान, x के मैं अलग अलग मान ले रहा हूं, ये x का पहला मान लिया मैंने 1, यहां पे रख दिया पहली राशि में, इस वाले में। तो x का मान 1 रखने पर 1 की पावर 2 यानी 1 आएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं रखूं 2 की पावर 1 तो आ जाएगा हमारे पास में 2। अब जैसे ही मैंने x में एक का और परिवर्तन किया, यानी 1 के स्थान पर इसको मैंने कर दिया 2, तो देखो बच्चों यहां पर रख दो x की जगह 2, फर्स्ट वाले में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहां पर 2 की पावर x यानी कि 2 रख दीजिए, ये भी आ गया 4। अब मैं x का मान बदल करके कर देता हूं 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? 3 का स्क्वायर होता है 9। लेकिन यहां पर अगर मैं रखूं 2 की 3, तो 2 की पावर 3 का मान होगा 8। अभी तक अपने को ऐसा लग रहा है कि जो घात राशि जिसमें x घात के रूप में दिया हुआ है वो थोड़ा धीमे बढ़ रहा है, लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं x की घात, ध्यान से सुनना, x को, x का मान रख देता हूं मैं 5, तो 5 की घात 2 यानी क्या हो जाएगा? 25। 5 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 25। और अगर मैं x, ये सेकंड वाला जो है 2 की पावर x, इसमें 5 रख दूं तो इसका मान हमारे पास में आता है 32। अब देखिए अगर मैं यहाँ 6 रख दूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और अगर मैं यहां पर 6 रख दूं सेकंड वाले में
तो ये हमारे पास में हो जाएगा 64। आप देख रहे हो कि पहले ये धीमी गति से बढ़ा और अब ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ 7 रख देता फर्स्ट वाले में तो 7 का स्क्वायर 49 ही होता, लेकिन अगर मैं 2 की पावर 7 रख देता तो इसका मान 64 दूना 128 हमारे पास में हो जाता। तो चरघातांकी का मतलब क्या है? प्रारंभिक परिवर्तन धीमी गति से होता है और बाद में जो परिवर्तन है वो तेज गति से होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चरघातांकी रूप से बढ़ने का मतलब है ताप में अल्प परिवर्तन करने पर भी मान में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाना। तो इस प्रकार से हम नेज अर्धचालकों पर चालकता का प्रभाव की चालकता पर ताप का प्रभाव देख सकते हैं। मान लो परीक्षा में आता है कि अर्धचालकों की चालकता, ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। नेज अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है घटती है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पहले बढ़ती है फिर घटती है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि बढ़ती है। लेकिन अगर इसके स्थान पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन घटती है और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चरघातांकी रूप से बढ़ती है, तो हमको चरघातांकी रूप से बढ़ती है ऑप्शन को ही करेक्ट करना है। हालांकि पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, बढ़ती है चाहे चरघातांकी रूप से बढ़ती, चरघातांकी रूप से बढ़ना भी बढ़ना है और ओनली बढ़ना भी बढ़ना है, पर हम यहाँ पर किसको करेक्ट मानेंगे? चरघातांकी रूप से बढ़ती है। और ये छोटे क्वेश्चंस में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, या तो चालक के लिए आएगा या तो कुचालक के लिए या तो अर्धचालक के लिए। चालकों की चालकता, ध्यान से सुनना मेरी बात में को, चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, जबकि अर्धचालकों की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है और कुचालकों की चालकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ये कुचालक और अर्धचालक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम अर्धचालक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर इससे आगे हम चलें तो हमने देखा कि नेज अर्धचालक क्या होता है, आज हम देखेंगे अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? अपद्रवी अर्धचालक। इसको अगर हम शॉर्ट में अगर समझने की दृष्टि से कहना चाहे तो इसे हम अशुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं, अशुद्ध अर्धचालक भी हम कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों कि मैं ये कहूं कि आपके पास में बहुत सारे एक जैसे परमाणुओं का एक समूह है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, अगर आप इस हाइड्रोजन गैस में थोड़ी सी ऑक्सीजन मिला दो, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के लिए अशुद्धि कहलाएगी। तो अशुद्धि का मतलब कभी भी पहले तो ये मत समझो कि बेकार होता है। अशुद्धि का मतलब हमारे लिए क्या है? किसी एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह में किसी अन्य प्रकार के परमाणु का मिश्रण करा देना अशुद्धि कहलाता है। जैसे चाय में चाय की पत्ती जब आप डालते हो तो चाय की पत्ती का जो रस है, जो हम कहें कि उसका स्वाद है, वो चाय के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद में जो बचे हुए शेष दाने हैं वो उसके लिए अशुद्धि है। हम उस शेष दानों को नहीं पी सकते हैं, हम केवल उसके जो रस है उसको पी सकते हैं। अदरक आपने डाल दी है तो अदरक के जो छिलके हैं उसको आप चाय के साथ में, या अदरक के जो कण है उसको आप चाय के साथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका जो रस है उसे आप ले सकते हैं। तो रस जो है वो वहां पर हमारे लिए हम क्या कहते थे, भाई रस तो हमारे काम का है और ये जो दूसरे जो छिलके बचे हुए हमारे लिए अशुद्धि है। पर अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो हम ये कहेंगे कि दूध में पानी का मिल जाना अशुद्धि है, पानी में शक्कर का मिल जाना, नमक का मिल जाना या किसी भी प्रकार के अन्य कण का मिल जाना अशुद्धि है। किसी भी एक प्रकार के अणु अथवा परमाणुओं के समूह में किसी अन्य प्रकार के अणु अथवा परमाणुओं का मिल जाना अशुद्धि कहलाता है। अगर उसी चाय में आपने सोने के बिस्किट भी डाल दिए तो वो भी अशुद्धि ही कहलाएंगे। वो बात अलग है कि आपका कोई किसी आप में से कई बच्चों का मन कर रहा होगा कि कोई हमें ऐसी चाय दे दे जिसमें सोने के बिस्किट रखे हुए थे, हम निहाल हो जाए, पर फिर भी वो हमारे लिए साइंटिफिक दृष्टि से हम कहेंगे तो क्या है? अशुद्धि है, क्योंकि उन सोने के बिस्किट को आप बेच तो सकते हो लेकिन चाय के साथ मिला करके पी नहीं सकते, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अशुद्धि का मतलब क्या है बच्चों? अशुद्धि का मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं में अणुओं में उनके समूह में दूसरे प्रकार के परमाणु अथवा अणुओं के समूह का मिल जाना अशुद्धि कहलाता है। लेकिन ये अशुद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती है,
कभी कभी ये लाभदायक भी होती है, और हम ये कहें कि कभी कभी नहीं हो सकता, ये बहुत बार लाभदायक होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप सब्जी बनाने के लिए, आलू की सब्जी बनाने के लिए केवल आलू का यूज करें, पानी यूज में नहीं लें, नमक यूज में नहीं लें, मिर्ची यूज में नहीं लें, तो आप उन आलूओं की सब्जी नहीं बना पाएंगे। तो हमारे लिए उस आलू में जो अशुद्धियां हैं उनका मिश्रण करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर आप चाय बना रहे हैं, और चाय बनाने के लिए अगर दूध में आप चाय की पत्ती, शक्कर, पानी, इनका मिश्रण नहीं करें, अदरक का मिश्रण नहीं करें, या अन्य प्रकार की कोई चीज आप काम में लेते हैं, लौंग काम में लेते हैं या इलायची काम में लेते हैं, उनका मिश्रण नहीं करें, तो वो जो चाय है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ही जो अशुद्धि है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। हमारे लिए हमेशा अशुद्धि हानिकारक नहीं है, यानी कभी कभी हमें अशुद्धि जानबूझकर भी मिलानी होती है, और इसलिए मिलानी होती है कि उससे हमारा कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का फायदा हो रहा है। तो इसी प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार से नेज अर्धचालक सिलिकॉन, नेज अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि चतुसंयोजी पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं? चतुसंयोजी पदार्थ है। जब इन पदार्थों में सॉरी, जब इन पदार्थों में सॉरी जब इन पदार्थों में, या इन पदार्थों के, या इन अणुओं के समूह में, इन परमाणुओं के समूह में किसी अन्य प्रकार के परमाणु, अब अन्य प्रकार का परमाणु कौन सा मिलाएं हम? तो जब इस चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी अथवा त्रिसंयोजी, पंच संयोजी अथवा त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, पंच संयोजी अथवा त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि जब आपने कभी चाय बनाई होगी, तो चाय बनाने के लिए आप 1 किलो शक्कर में 5-6 बूंद दूध की डालते हो, या बहुत सारे दूध में आप थोड़ी सी शक्कर डालते हो? क्या करते हो बच्चों? बहुत सारे दूध में थोड़ी सी शक्कर। बहुत सारे दूध में थोड़ी सी शक्कर डालते हो, क्यों? क्योंकि आपको एक पेय पदार्थ बनाना है, और वो पेय पदार्थ कैसा होना चाहिए? उसमें दूध का स्वाद ज्यादा आना चाहिए, पर फीका दूध जो है वो हम नहीं पी पाते हैं नॉर्मली, इसलिए उसमें हमने शक्कर मिला दी है कि वो हमारे लिए पीने योग्य हो जाए। पर अगर वो शक्कर बहुत ज्यादा मिला दी जाए तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उसका स्वरूप जो है वो चेंज हो जाएगा। हम बहुत सारी शक्कर में अगर थोड़ा सा दूध मिलाएंगे तो हो सकता है कि वो जो चाय है उसका स्वरूप ऐसा बने जो हमारे पीने योग्य नहीं रहे, यानी विकृत हो जाए। अगर आप उसमें बहुत सारी चाय की पत्ती डाल दोगे तो भी दिक्कत है, कम डाल दोगे तो भी दिक्कत है, अगर आप उसमें बहुत सारी अदरक डाल दें तो भी परेशानी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब अशुद्धि मिलाई जाए, किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाए, तो इस प्रकार से मिलाई जानी चाहिए कि उस पदार्थ की जो संरचना है उस पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन परमाणुओं ने या जर्मेनियम परमाणुओं ने जो आपस में आबंध बनाया है, उस आबंध की जालक संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब हम बहुत सारे सिलिकॉन या जर्मेनियम में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा किसी भी प्रकार की अशुद्धि की मिलाएं। यानी लगभग, अगर इसका हम काउंट करें, गणितीय रूप से इसको हम देखें, तो 10 की घात 9, 10 की घात 9 का मतलब क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 1 अरब सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणुओं की तुलना में 1 परमाणु ही अशुद्धि का होना चाहिए। अब आपको देखने में ये बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि केवल सिलिकॉन के 14 ग्राम में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सिलिकॉन के 14 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है वो होती है 6 × 10 की घात 23। ठीक है। अब जैसे जैसे सिलिकॉन परमाणुओं की अगर हम गणना करें तो 1 अरब में 1 परमाणु जो है वो हमने अशुद्धि का मिलाया है। अगर मैं इसको 10 अरब कर दूं तो 10 परमाणु अशुद्धि के हो जाएंगे। अगर मैं 1 जीरो और बढ़ा दूं तो यहां पर भी अशुद्धि की जो मात्रा है उसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर मैं यहां पर भी 1 जीरो और बढ़ा दूं तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। यानी 10 की घात 9 के ऊपर जितने जीरो आप सिलिकॉन में बढ़ाते जाएंगे, सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या में बढ़ाते जाएंगे, उतने ही जीरो जो हैं वो 10 की घात
जीरो, 10 की घात जीरो यानी कि एक परमाणु अशुद्धि का है। अब अगर आप इसको 12 कर दें यानी 3 बढ़ा दे तो इधर भी 3 बढ़ जाएगा। अगर आप इसको 9 से बढ़ा करके 23 कर देंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 9 से बढ़ा करके आपने कितना कर दिया, इसको 23 कर दिया। इसका मतलब आपने कितने की वृद्धि की है, 10 की घात 14 की। मतलब आपके 10 की घात 23 परमाणु अगर उपस्थित है सिलिकॉन के, तो उसमें जो अशुद्धि की मात्रा होगी वो होगी 10 की घात 14। 10 की घात 14 का मतलब ये हुआ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 1 और 2 यानी 1,000 खरब, 1,000 खरब परमाणु अशुद्धि के होंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो दिखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम एक बड़े स्तर पर सोचें तो अशुद्धि परमाणुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में उपलब्ध होती है। अभी अशुद्धि मिलाने से ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्या है कि चालक की जो अपद्रवी पदार्थ है उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, तो इसको भी हम समझेंगे। लेकिन इस अशुद्धि को मिलाना की जो प्रक्रिया है उसको मादन या अपमिश्रण कहा जाता है। उसे मादन या अपमिश्रण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डोपिंग। जिसे हम अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, डोपिंग। किसी ने नाम सुना क्या बच्चों, ये डोपिंग नाम सुना किसी ने? किसी ने सुना है ये नाम डोपिंग पहले कभी? नहीं सर। नहीं सुना है? मैं नहीं याद सर, दिला नहीं देता सर। हूं। जब खेल खेले जाते हैं तो उससे पहले सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। और आपने अखबार में पढ़ा होगा, फला खिलाड़ी डोपिंग का दोषी पाया गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुना कभी ये कि फला खिलाड़ी जो है वो डोपिंग का दोषी पाया गया? तो डोपिंग का मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर लिया जिसकी वजह से उसके जो नॉर्मल शक्ति थी, पावर थी, वो बढ़ गई। अब पावर बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि वो शक्तिमान बन गया है, वो जो है दारा सिंह बन गया है, वो जो है WWF का कोई पहलवान बन गया। पावर बढ़ने का मतलब ये है कि वो बहुत समय कार्य करने के बाद में भी थक नहीं रहा है, बहुत समय कार्य करने के बाद में भी वो थक नहीं रहा है, यानी वो लंबे समय तक उस ऊर्जा को उपयोग में ले पा रहा है। आपने देखा होगा, आपने ये नोटिस किया होगा, तो एक तरीके से वहां पर क्या हुआ, उस दवा का सेवन करने से उस व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी नेज अर्धचालक में अपमिश्रण मिलाते हैं बच्चों, तो अपमिश्रण मिलाने पर उस नेज अर्धचालक के कार्य करने की क्षमता यानी चालकता में भी बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। अब वो कैसे होती है तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे दो तरीके से। एक तरीका जो होगा वो हमारा बैंड सिद्धांत का होगा और दूसरा तरीका हमारा सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत का होगा। पहली बात तो ये जो डोपिंग है वो कौन से पदार्थ की कराई जा रही है, इस बात पर उस अर्धचालक यानी अपद्रव्य अर्धचालक का प्रकार निर्भर करता है। यदि किसी अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पंच संयोजी पदार्थ, पंच संयोजी पदार्थ कौन है? ऐसे पदार्थ जिनके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम पंच संयोजी पदार्थ कहते हैं। पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाए तो जो प्राप्त अर्धचालक है उसे हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। और अगर किसी नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाए तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई तो एन प्रकार का अर्धचालक, त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे इसको पी प्रकार, सॉरी, पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई तो एन प्रकार का अर्धचालक, और त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई तो इसे हम कहेंगे कौन सा अर्धचालक कहेंगे? त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक। और अगर आप आवर्त सारणी की बात करोगे तो मैं तो पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आप लोग मुझे करेक्ट करें कि जो बोरॉन है वो कौन से पंक्ति, कौन सी कॉलम यानी स्तंभ, कौन से समूह का सदस्य है? 13वें वर्ग में। त्रिसंयोजी पदार्थ तो है, लेकिन मेरे ख्याल में 13वें समूह का सदस्य है क्या ये? टोटल 16 रो होती है ना? कितनी रो होती है? 16 होती है, कितनी होती है मुझे ध्यान नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूं। ये 13वें समूह का होता है क्या शायद? चलो हम आवर्त सारणी को देख करके इसको कंफर्म करके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा।
मुझे भी थोड़ा सा इस मामले में कंफर्म नहीं है, पर हम इसको कह सकते हैं कि बोरॉन त्रिसंयोजी है और जो फास्फोरस है वो पंचसंयोजी है। तो अब हम इनको एन प्रकार का और पी प्रकार का अर्धचालक क्यों कह रहे हैं, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिलिकॉन जो होता है उसकी संयोजकता होती है 4, यानी सिलिकॉन निकटवर्ती 4 सिलिकॉन या 4 एक जर्मेनियम निकटवर्ती 4 जर्मेनियम से बंध बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सिलिकॉन या जर्मेनियम है +4। ठीक है, मैं +4 नहीं लिख करके ओनली 4 ही लिख रहा हूं, तो आप समझ जाना कि ये जो है वो चतुसंयोजी पदार्थ को बता रहा है। ये दूसरा चतुसंयोजी पदार्थ है। ठीक है, ये तीसरा चतुसंयोजी पदार्थ है। इसी प्रकार से ये भी एक चतुसंयोजी पदार्थ है, यहां भी एक चतुसंयोजी पदार्थ है, यहां भी एक चतुसंयोजी पदार्थ है, यहां भी एक चतुसंयोजी पदार्थ है, ये भी एक चतुसंयोजी पदार्थ है। और जब आपने पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई तो वो पंचसंयोजी पदार्थ जो है उसने कहीं यहां पर स्थान ले लिया। अब ये मत सोचना कि बीचों बीच है, ये तो हम उस पूरी जालक संरचना के एक हिस्से को बता रहे हैं केवल। हो सकता है कि बीचों बीच वाला परमाणु ये हो या कोई और हो, पर हम उसके किसी एक हिस्से की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जो सिलिकॉन है वो निकटवर्ती 4 सिलिकॉन से या 4 जर्मेनियम से यानी 4 आबंध बना सकता है, 4 से ऐसे आबंध। तो देखो, ये सिलिकॉन एक आबंध बना लेता है, ये सिलिकॉन एक आबंध बना लेता है, ये सिलिकॉन एक आबंध बना लेता है, एक सिलिकॉन ये आबंध बना लेता है। यानी चारों सिलिकॉन ने, जो इसके निकटवर्ती चारों सिलिकॉन है, वो चारों ने एक एक बंध बना लिया है। अब हम कहें कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 5, तो 5 में से 4 तो बंद बन गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन, आपका दिमाग ये कहे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे बंद बना लेगा या इससे बंद बना लेगा या इससे बंद बना लेगा या इससे बंद बना लेगा, लेकिन जो अन्य सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु है वो क्या कर रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये जो सिलिकॉन है पहले नंबर का, इसको मैं 1 नंबर का सिलिकॉन कहता हूं, ये इससे एक आबंध बनाता है, इसके निकटवर्ती अन्य सिलिकॉन से एक आबंध बनाता है, इसके ऊपर एक सिलिकॉन से आबंध बनाता है और एक दाएं और सिलिकॉन से आबंध बना लेता है। यानी इसके चारों बॉन्ड पूरे हो गए, चारों सहसंयोजी आबंध पूरे हो गए। दूसरे नंबर का जो ये सिलिकॉन है ये भी इसी प्रकार से अपने निकटवर्ती 4 परमाणुओं से आबंध बना लेता है। ये जो सिलिकॉन है ये भी 4 परमाणुओं से आबंध बना लेता है, ये सिलिकॉन भी 4 परमाणुओं से आबंध बना लेता है। और इसी प्रकार से अन्य सिलिकॉन जो है वो भी 4 परमाणुओं से आबंध बना लेते हैं। 1 मिनट होल्ड करें बच्चों, मेरा नाम नहीं ये। अब अगर मैं बाकी सिलिकॉन की बात करूं इसी प्रकार से, तो इस सिलिकॉन ने एक बंध यहां बनाया, एक इससे बनाया, एक पास वाले से बना लिया। इसी प्रकार से तो अन्य सिलिकॉन जो है उनके आबंध भी पूरे हो गए हैं। इस वजह से इस सिलिकॉन, ये जो पंचसंयोजी पदार्थ है, बीच में 5 सहयोजी पदार्थ है, ये निकटवर्ती 4 सिलिकॉन से तो सहसंयोजी आबंध का निर्माण कर लेता है, परंतु इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी से भी आबंध नहीं कर पाता है, यानी अयुग्मित रह जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे से मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर हम इस पंचसंयोजी पदार्थ के निकटवर्ती चारों सिलिकॉनों की बात करें तो सब में 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 ही प्रोटॉन है, यानी सारे के सारे सिलिकॉन जो है वो अनावेशित है। और ये जो पंचसंयोजी पदार्थ है, मान लीजिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 15 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपद्रव्य अर्धचालक को किसी भी प्रकार से ऊर्जा दी जाती है, जैसे मान लीजिए इसके ताप में वृद्धि कर दी, अब ताप में वृद्धि करने के लिए इसको गैस पे गर्म करना जरूरी नहीं है। ताप में वृद्धि का मतलब यह है कि ये हो सकता है प्रकृति में जो सामान्य ताप है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी ऊर्जा प्राप्त कर ले, सामान्य आयनों की टक्करों से ऊर्जा प्राप्त कर ले या अन्य कारकों से ऊर्जा प्राप्त कर ले, तो ये ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की या आबंधित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा होती है, और जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होती है उसे किसी भी आबंध से पृथक करना आसान होता है। तो ये जो पंचसंयोजी पदार्थ है, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त अवस्था में आ जाता है। अब मुक्त अवस्था में आने की वजह से क्या हुआ कि जो निकटवर्ती सिलिकॉन है उनके इलेक्ट्रॉनों पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन ये जो पंचसंयोजी पदार्थ है इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बच्चों, 4 रह गए, 14 रह गए, 15 के 14 रह गए। अब एक इलेक्ट्रॉन तो हमको मुक्त अवस्था में प्राप्त हो गया, और इसके अलावा हमें पंचसंयोजी पदार्थ कैसा प्राप्त हुआ है, ये पंचसंयोजी पदार्थ जो है हमें ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है और प्रोटॉनों की संख्या
15 है। मुझे बताओ कि ये पंचसंयोजी पदार्थ जिसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्या अब इस पर कोई आवेश आ जाएगा? ये किसी प्रकार का आवेशित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से? यस सर। कैसा आवेशित हो जाएगा बच्चों? धनावेशित हो जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? धनावेशित होगा। तो अब हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों? अब हमें जो है, मान लीजिए एक तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया जो मुक्त है, और एक धन आयन प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो धन आयन है इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके निकटवर्ती सिलिकनों से ये एक प्रबल आकर्षण से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रबल आकर्षण से जुड़ा हुआ है, सहसंयोजी आबंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये गति नहीं कर सकता। यानी एक ऐसा आवेश है जो गतिशील नहीं है। ना ही इन आबंधों में किसी इलेक्ट्रॉन की जगह है जो वो आकर के इस कमी को पूरा कर सके, पूरा भी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि ऐसे अपने पास में 100, ध्यान से सुनिएगा कितने हैं? 100 पंचसंयोजी पदार्थ है। तो 100 पंचसंयोजी पदार्थों से हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे बच्चों? हमें 100 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे और 100 ही धनायन प्राप्त होंगे। कौन से? पंचसंयोजी पदार्थ यानी फास्फोरस अगर हमने काम में लिया तो फास्फोरस के धनायन हमें प्राप्त होंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसको थोड़ी सी और ऊर्जा दी, तो ऊर्जा देने पर क्या होता है कि केवल ये इलेक्ट्रॉन नहीं टूट रहे, कोई सहसंयोजी आबंध भी टूट सकता है। दो सिलिकॉन के मध्य का सहसंयोजी आबंध भी टूट सकता है। तो हो मान लेते हैं हम कि 10 सहसंयोजी आबंध टूटे। कितने आबंध टूटे? 10। तो इन 10 सहसंयोजी आबंधों से हमें 10 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त होंगे। और जब भी सहसंयोजी आबंध टूटेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? हॉल भी प्राप्त होगा, 10 हॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अशुद्धि को तो, अशुद्धि से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों को तो 100 माना और सहसंयोजी आबंध से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों को 10 ही माना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सहसंयोजी आबंध प्रबल होता है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सहसंयोजी आबंधों के टूटने की जो प्रायिकता है वो कम होगी और जो पंचसंयोजी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन है उसके मुक्त होने की प्रायिकता ज्यादा होगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में धनावेश ऋणावेश कितने हैं? 100 और 10, 110 इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश के रूप में। और जो धनायन है वो कितने हैं? 10 तो हॉल है और 100 पंचसंयोजी पदार्थ के धनात्मक आयन है, यानी ये भी 110 है। तो टोटल आवेश तो कितना है? 0। ध्यान से सुनना मेरी बात को, टोटल आवेश कितना है? 0। लेकिन एक खास बात इसमें है। एक खास बात क्या है कि अगर हम धारा प्रवाह की बात करें तो जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह में वो ही आवेश भाग ले सकते हैं जो गतिशील होते हैं। तो इसमें भाग कौन कौन ले सकता है धारा प्रवाह में? एक तो ये 100 इलेक्ट्रॉन जो पंचसंयोजी पदार्थ से हमें प्राप्त हुए, एक 10 इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का मध्य का आबंध टूटने से हमें प्राप्त हुए, यानी 110 इलेक्ट्रॉन इस धारा प्रवाह में उपयोग में आ सकते हैं। और अगर हम धनायनों की बात करें तो धनायनों में से 100 तो हमारे पास में कौन है? 100 तो फास्फोरस, जो हमने पंचसंयोजी पदार्थ, फास्फोरस की जगह और कोई भी हो सकता है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं केवल, फास्फोरस का आयन है। 100 तो कौन है? फास्फोरस के आयन है, ठीक है। और 10 कौन है? हॉल। ये जो आयन है ये विद्युत धारा के प्रवाह में भाग नहीं लेते हैं, ये स्थिर होते हैं, ये गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। और जो 10 हॉल है वो गतिशील होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इन आवेशों को दो कैटेगरी में बांट दूं, वो आवेश जो गतिशील हैं उनको हम कहते हैं आवेश वाहक, और जो गतिशील नहीं है उनको ओनली आवेश या आयन हम कहेंगे। तो अगर मैं ऋणात्मक आवेश वाहकों की संख्या, आवेशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आवेश तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर है। आवेश तो जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश है, लेकिन इनमें से वो आवेश जो गतिशील हैं अगर हम उनकी बात करें तो 110 इलेक्ट्रॉन 110 इलेक्ट्रॉन गतिशील है, जबकि धन आवेशों में केवल 10 हॉल गतिशील है। यानी कि विद्युत धारा के चालन में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशों का योगदान धन आवेशों की तुलना में ज्यादा होता है। विद्युत धारा के चालन में इलेक्ट्रॉनों का योगदान हॉल की तुलना में ज्यादा होता है, यानी हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और हॉल कम होते हैं। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को, इस अर्धचालक को नेगेटिव टाइप
एन यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नेगेटिव टाइप का मतलब क्या है? ऐसा सेमीकंडक्टर, ऐसा अर्धचालक जिसमें नेगेटिव आवेश विद्युत धारा के चालन में ज्यादा योगदान दे रहे हैं। ऐसा अर्धचालक जिसमें नेगेटिव यानी ऋणात्मक प्रकृति के आवेश विद्युत धारा के चालन में ज्यादा योगदान दे रहे हैं। फिर से मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में ये मत सोच लेना कि ऋणात्मक आवेश ज्यादा होते हैं। आवेश बराबर होते हैं, लेकिन आवेश वाहकों की संख्या अलग अलग होती है। आवेश वाहक यानी गतिशील आवेश, तो जितने धनावेश होंगे उतने ऋणावेश होंगे, लेकिन गतिशील आवेशों की बात करें तो धनावेश कम होते हैं और ऋणावेश ज्यादा होते हैं, यानी हॉल कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जैसे कि मैंने बताया, किसी भी अर्धचालक में, ध्यान से सुनना, किसी भी नए अर्धचालक में जब पंचसंयोजी पदार्थ जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है, और भी ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, आपकी बुक में उनके नाम दिए हुए होंगे, ऐसे पदार्थों की जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो इससे जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अब 3 तरह के प्रश्न इसमें मिलते हैं। पहला प्रश्न, एन टाइप अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? जब भी किसी नए अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है तो अर्धचालक के निर्माण में नेगेटिव टाइप यानी ऋणात्मक प्रकृति के आवेश वाहकों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हॉल की तुलना में ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे अर्धचालकों को हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे? आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे वहां पर। मान लो आपको ऑप्शन दिया हुआ है बोरॉन, आपको और ऑप्शन दिया हुआ है आर्सेनिक, आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है मान लो सोडियम, एक ऑप्शन मान लीजिए आपको दिया हुआ है इसमें कोई और पदार्थ दिया हुआ है, या लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे कि पंचसंयोजी पदार्थ यानी आर्सेनिक की अशुद्धि हमें इसमें मिलानी होगी। और बोरॉन 13वें वर्ग का है, बिल्कुल सही है, मैं भी यही बात कर रहा था। और जो फास्फोरस है वो 15वें समूह का। तो कभी कभी इसकी जगह क्या लिखा जाता है? बोरॉन या आर्सेनिक की जगह 13वें समूह की, 15वें समूह की, ठीक है, या 14वें समूह की, या इनमें से कोई नहीं, या इसकी जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी। त्रिसंयोजी और 13वां समूह एक ही बात है। या तो आप लिख के आ जाओ 13वें समूह की अशुद्धि, या लिख दो त्रिसंयोजी पदार्थ, या अगर आप लिख रहे हो पंचसंयोजी पदार्थ के बारे में यानी एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में लिख रहे हो तो आप लिखे पंचसंयोजी पदार्थ या 15वां समूह, दोनों में से एक लिख दो, कोई भी, एक ही बात है। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है अर्धचालक के निर्माण में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी? तो ऑप्शनल क्वेश्चन इस पर आता है, ऑप्शन बने हुए होते हैं उसमें। और तीसरे तरह का क्वेश्चन आता है एन प्रकार के अर्धचालकों के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। तो दूसरा हम देखते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर। हम सब जानते हैं कि नए अर्धचालकों में जो चालन बैंड है वो पूरी तरह से खाली होता है, जबकि जो संयोजकता बैंड होता है वो पूरी तरह से भरा होता है। जैसे ही हम अशुद्धि मिलाते हैं तो जो अशुद्धि पदार्थ होते हैं उनके जो ऊर्जा स्तर होते हैं, अशुद्धि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर होता है वो चालन बैंड के ठीक नीचे स्थापित हो जाता है, चालन बैंड के ठीक नीचे स्थापित हो जाता है। और जैसे ही हम थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो इस अशुद्धि ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन अशुद्धि ऊर्जा स्तर से गए हैं, वैलेंस बैंड से नहीं गए हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों के चालन बैंड पे जाने पर किसी भी प्रकार से हॉल का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से भी चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे हॉल का निर्माण भी होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाते हैं, जितनी संख्या में जाते हैं उतने ही हॉल का निर्माण होता है। अब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या एक मिनट के लिए आप रुके बच्चों।
तो हम जो बात कर रहे थे कि जो चालन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से है, हमारे पास में दो तरीके से, एक तो आया अशुद्धि ऊर्जा स्तर से और एक हमारे पास में कहाँ आया, वैलेंस बैंड से। अशुद्धि ऊर्जा स्तर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, और जो वैलेंस बैंड में है उसमें हॉल की संख्या कम रहती है, और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का अर्धचालक कौन सा है, वो है पी प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, अब देखो एन प्रकार के अर्धचालक में हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हॉल की संख्या की तुलना में ज्यादा है, और जो आवेश वाहक है जिसको अगर हम एन आई कहते हैं का स्क्वायर एन ई और एन एच यानी इलेक्ट्रॉन और हॉल की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसे आप एन इंटू पी भी कह सकते हो, एन आई का स्क्वायर बराबर एन इंटू पी भी कह सकते हो, या एन एच इंटू एन ई भी कह सकते हो। अब जो पी प्रकार के अर्धचालक है वो कौन से होते हैं, ऐसे नेज अर्धचालक जिनमें त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिली हुई हो, उसे हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि जैसे इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम या बोरॉन, ठीक है, और भी हो सकते हैं पदार्थ की अशुद्धि जब मिलाई जाती है तो क्या होता है। अब जैसे हमने बात की पहले पंचसंयोजी पदार्थ की, अब मैं त्रिसंयोजी पदार्थ की बात करता हूँ। ये एक चतुसंयोजी पदार्थ है, ये एक चतुसंयोजी, ये एक चतुसंयोजी, ये चतुसंयोजी पदार्थ है, और इन चतुसंयोजी पदार्थ में एक त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिली हुई है। तो त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिली हुई होने से क्या होगा कि ये जो त्रिसंयोजी पदार्थ है वो निकटवर्ती 3 सिलिकॉन से तो आबंध बना लेता है, ठीक है, लेकिन जो चौथा सिलिकॉन है उससे इसका जो आबंध है वो अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि इस चौथे सिलिकॉन से आबंध में सिलिकॉन तो एक इलेक्ट्रॉन का समन्वय कर देता है, लेकिन त्रिसंयोजी पदार्थ के पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे, जिससे इसने 3 निकटवर्ती सिलिकॉन से आबंध बना लिया एक एक इलेक्ट्रॉन का। अब चौथे सिलिकॉन से आबंध बनाने के लिए, इसको अगर मैं 1 नंबर का सिलिकॉन कहूं, चौथे सिलिकॉन से आबंध बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास में उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही ताप में हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब जब ताप में वृद्धि की जाती है तो दो तरह की क्रियाएं होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली क्रिया वो होती है जिस क्रिया में कोई एक आबंध टूटता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कोई एक आबंध टूटता है और यहां पर आ जाता है। अब जैसे यहां पर आया तो हमारे पास में एक तो क्या हुआ कि जो सहसंयोजी आबंध टूट करके यहां पर आया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लीजिए कि 200 इलेक्ट्रॉन, 200 सहसंयोजी आबंध टूटे, उन 200 सहसंयोजी आबंधों में से जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे त्रिसंयोजी पदार्थों की संयोजक, त्रिसंयोजी पदार्थ ने जिस सिलिकॉन से आबंध बनाया था उस सहसंयोजी आबंध को पूर्ण करने के लिए यहां पर इन्होंने क्रिया कर ली, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हुआ कि 100 तो हमें प्राप्त हो गए हॉल, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं तो उनकी जगह पर हॉल बने होंगे, लेकिन हमें क्या इसकी जगह कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, हमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, बोरॉन, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 ही क्या होते हैं, हॉल होते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, कोई सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके यहां पर आया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोरॉन के पास में अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से बोरॉन कैसा हो गया है, नेगेटिव आवेशित हो गया है। तो 100 जो इलेक्ट्रॉन यहां आए उनकी जगह से 100 हॉल बने, और साथ में हमारे पास में क्या बन गए, 100 ऋणात्मक आवेश, किसके, बोरॉन के। ये ऋणात्मक आवेश गति नहीं कर सकते। अब बाकी बचे हुए 100 इलेक्ट्रॉनों की और बात कर लेते हैं। तो बाकी बचे हुए जो 100 सहसंयोजी आबंध टूटे, उनकी जगह भी हमें क्या प्राप्त हुए, 100 हॉल प्राप्त हुए, और वो 100 इलेक्ट्रॉन इन आबंधों पर नहीं आकर के मुक्त हो गए, तो हमें 100 इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त हुए। अब हॉल तो कितने हो गए हमारे पास में, 100 और 100 200, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो 100 ही हुए, ठीक है। अब अगर मैं आवेशों की बात करूं तो ऋणात्मक आवेश कितने हैं, ऋणात्मक आवेश हमारे पास में है 100 तो बोरॉन के आयन और 100 इलेक्ट्रॉन यानी 200, ठीक है। और हॉल कितने हैं, 100 और 100 200, तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश तो बराबर है। लेकिन आवेश वाहकों की अगर हम बात करें तो 100 हॉल और 100 हॉल, 200 तो हॉल हैं आवेश वाहक और 100 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरॉन तो गति कर ही नहीं सकता, इसलिए आवेश तो है लेकिन आवेश वाहक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आवेशों की संख्या नेगेटिव आवेशों की तुलना में ज्यादा है, यानी विद्युत धारा के चालन में पॉजिटिव आवेश यानी हॉल का योगदान इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा होगा, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को हम कहते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। इसको अगर एनर्जी बैंड सिद्धांत पे हम समझना चाहें
तो नए अर्धचालक जिसका चालन बैंड पूरी तरह से रिक्त होता है और वैलेंस बैंड जो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, जब इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ की यानी कि 13वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो जो ऊर्जा स्तर होता है, अशुद्धि ऊर्जा स्तर, वो इस वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर स्थापित हो जाता है, ठीक ऊपर स्थापित हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, ठीक ऊपर स्थित हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसे ऊर्जा हम देते हैं तो ये अशुद्धि ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यानी बोरॉन के पास में चला जाता है। अब इससे हुआ क्या कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ अशुद्धि ऊर्जा स्तर में गया, क्योंकि इसके पास में यानी कम ऊर्जा की देने की आवश्यकता है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन के जाने पर हॉल तो बन जाता है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें चालन बैंड में प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगर अधिक ऊर्जा दी जाए तो कुछ हॉल जो है वो चालन बैंड में भी चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी चले जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हॉल का निर्माण हो जाता है। तो जो चालन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन केवल वैलेंस बैंड से आ रहे हैं हमारे पास में, जबकि जो हॉल है वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में जाने पर भी बन रहे हैं और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन के अशुद्धि ऊर्जा स्तर में जाने पर भी बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हॉल की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा हो जाती है, और इस वजह से हम कहते हैं इसे पी प्रकार का यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें विद्युत धारा के चालन में पॉजिटिव टाइप के आवेशों की संख्या नेगेटिव टाइप के आवेशों की संख्या से ज्यादा होती है। यानी हम क्या कहेंगे, इसमें हॉल की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में ज्यादा होगी। और अगर मैं टोटल वही आवेश की बात करना चाहूं तो एन आई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन ई इंटू एन एच। ठीक है, जिसकी जगह हम एन और पी भी कह सकते हैं। अब आपने देखा एन प्रकार के अर्धचालक में भी हमने ये सूत्र दिया और पी प्रकार के अर्धचालक में भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो ज्यादा है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में हॉल की संख्या